Good morning, student. Today we have to discuss the chapter 9 of class 10, that is heredity and evolution. Although the portion of evolution due to COVID-19, this topic has been deleted from the chapter, only we have to discuss about the heredity and variation took place in organism. Student, have you seen that in case of asexual reproduction, like in plants, the number of variation or the number of differences are very less. If you go through any field of crop, suppose you can move in a rice field or in a sugarcane plant field, what do you find? That most of the plants are similar in their structure as well as their content of substances present in it. हम sugarcane की यदि बात करें तो उसमें जो शक्कर की क्वांटिटी है वो तकरीबन सब में बराबर होगी, सब मीठे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अलग है. लेकिन when we consider about sexual reproduction, what will we find? Even though in case of human we have lot of similarity, but still we have some differences also. If you see a child of a single parent, A and B, आप अपने घर में देखें, आपके भाई बहन हैं और आप एक ही माँ पिता की संतान है, स्टिल यू हैव सो मेनी डिफरेंसेस विद इन यू. आंख, कान, नाक, हाथ, पैर एक जैसे हो सकते हैं. दे आर द सिमिलरिटी विच वी हैव सीन व्हेन अ सिंगल पेरेंट हैव टू चाइल्ड. बट sometimes a child A good in maths, child B good in music. How it can be possible if both the children of the same parent? This is took place because of the process known as heredity, and then another word that is variation, which has been took place. So these parents, although they have both the child have the same parent, yet still they have different characteristic within them. आ रही मेरी बात? अब ये बात आती है कि आखिर ये चेंजेस दिखते क्यों हैं, ये आते कैसे हैं, होते कैसे हैं. ठीक है, समटाइम सेम पेरेंट हैव अ चाइल्ड जिसकी हाइट ज्यादा है, एक की हाइट क्या है, कम. हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दिस कैन बी फाइंड आउट थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस. बिकॉज अर्लियर जो हमने एक चैप्टर पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, उसमें हमने ये देख लिया कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है. नाउ वी विल फाइंड हाउ दीज वेरिएशन और चेंजेस कैन बी अकर. बिफोर मूविंग हाउ दीज character can be transferred, we have to first of all understand 2 or 3 terminology which are present in genetics. Actually this is the chapter which relate with the genetics of the body. तो हम थोड़ा उस जेनेटिक्स के 2-4 टर्मिनोलॉजी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि मीनिंग क्या है, क्योंकि मैं हेरिडिटी कह रहा हूँ, वेरिएशन कह रहा हूँ, ये भी आपको समझ में आना चाहिए. क्योंकि जब तक इनकी मीनिंग ही आपको समझ में नहीं आएगी, ये आपके लिए जो है तो उसी तरीके के शब्द है जो मैं चाइनीज और जापानी में बोलूं जिनकी कोई मीनिंग मुझे नहीं है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि किसकी मीनिंग क्या है, वो करता क्या. उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वेरिएशन आते कैसे हैं, कोई भी कैरेक्टर एक्यूमुलेट कैसे होता है. इज इट क्लियर? एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 टर्मिनोलॉजी: हेरिडिटी, another is variation, and third one is inheritance. So in literal meaning, what these terms relate, heredity, simply keep in your mind that heredity means same character. आपके माँ पिताजी के 2 कान हैं, आपके भी 2 कान हैं, मेरे मदर फादर की 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, सेम कैरेक्टर. ये क्या होगा हमारी हेरिडिटी. वेरिएशन, डिफरेंट कैरेक्टर. मेरे फादर की हाइट ज्यादा है, मेरी हाइट ज्यादा नहीं. मेरे फादर मुझसे ज्यादा गोरे हैं, मैं उनसे ज्यादा काला. ये क्या होगा? ये हो गया वेरिएशन. थर्ड टर्म है इनहेरिटेंस, मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर. एक्चुअली में जब कभी भी 2 पेरेंट मिलकर एक चाइल्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस में दरअसल ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती है. होता एक्चुअली में ये है
कि इनहेरिटेंस की प्रोसेस होती है, मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। अब ये बात आती है कि किस तरीके के कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे। If the heredity or the similar character will transfer, then we say that this is the heredity due to which the child obtains such type of character. यदि डिफरेंट कैरेक्टर आते हैं बच्चे में, तब हम कहते हैं दिस इज द वेरिएशन ड्यू टू विच द चाइल्ड ऑब्टेन दीज कैरेक्टर। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि पेरेंट के जैसे ही कैरेक्टर आप में आ रहे हैं तो आप क्या है, आपको कहा जाएगा कि हेरिडिटी है, भाई पेरेंट से आ रहा है। लेकिन यदि कोई अलग तरीके के कैरेक्टर आ रहे हैं तो वो हो जाएगा क्या, वेरिएशन हो जाएगा, डिफरेंट कैरेक्टर आएंगे। अब आप कहेंगे साहब ये अलग तरीके के कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं? देखिए एक्चुअली में आपका जो फॉर्मेशन है वो होता है, हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा रिप्रोडक्शन, उसमें हमने देखा कि जो एक चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, कुछ गैमेट्स फादर की तरफ से आते हैं, कुछ किसकी तरफ से आते हैं, मदर की तरफ से आते हैं। तो चूंकि यहां पर जो गैमेट आ रहा है, हाफ ऑफ द गैमेट कम्स फ्रॉम फादर साइड, हाफ ऑफ द गैमेट कम फ्रॉम मदर साइड, या गैमेट नहीं कहना चाहिए, एक गैमेट फादर की तरफ से आता है, मदर की तरफ से आता है, और ये गैमेट क्या है, ये गैमेट है मदर की साइड से आता है ओवम, फादर की तरफ से आता है क्या, स्पर्म, जो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कैरी करते हैं, और इन दोनों के मिलने से 23 क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं, 23 क्रोमोसोम ओवम में होते हैं, और तब कहीं जाकर एक चाइल्ड के पास कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46 क्रोमोसोम। Because a child is actually a combination of father and mother, half of the father and half of the mother। आपने सुना होगा, अक्सर आप अपने दादी नानी के यहाँ जाइए तो वो कहती हैं अरे ये तो अपने पिता पर गया है, या ये अपनी माता पर गया। How it can be possible? Because whenever the character of the father is more, the child having more character or more heredity toward the father, or more character similar to their father. When the mother's character or mother gamete or mother ovum or mother chromosome are more dominant, it can be considered as कि ये जो है तो मदर के कैरेक्टर ज्यादा लेकर आया हुआ है चाइल्ड। तो दरअसल हमारा जो फॉर्मेशन है वो मदर और फादर के हाफ ऑफ क्रोमोसोम के सेट से बना हुआ है। इसीलिए जब वो दोनों क्रोमोसोम मिलकर एक सिमिलर कैरेक्टर डेवलप करते हैं तब होती है क्या, हेरिडिटी। कई बार होता है कि इतने क्रोमोसोमल सेट में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, तब वो कहलाता है वेरिएशन। और ये दोनों प्रोसेस करने का काम कौन करता है, इनहेरिटेंस करता है, जिसे हम कहते हैं जो ट्रांसफर कर रहा होता है कैरेक्टर का। दरअसल पेरेंट्स से बच्चे में इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, और उन्हीं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के कारण कभी सिमिलर कैरेक्टर आते हैं, कभी डिसिमिलर कैरेक्टर आते हैं। हाँ, अब जब कैरेक्टर हमारे में आ गए तब हम उनमें देखते हैं कि उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं या कई बार हम उनको कैरी नहीं करते। कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए जब कभी भी सिमिलर कैरेक्टर होंगे, मेरे और आपके हम सभी के कान ऐसे ही हैं, तब तक हमको कोई नोटिस नहीं करेगा। यदि ये मेरा कान सामने की तरफ ना होके ये कान पीछे की तरफ होता, ये कान सामने की तरफ होता, और बाकी दुनिया में सभी के कान सामने सीधे की तरफ होते, तो मैं अजीब दिखता। या यूं कहिए कि मेरे कैरेक्टर सबको विजुलाइज होते आसानी से। वेरिएशन दरअसल वही, जब भी कोई कैरेक्टर ऐसा हो जो बाकी नॉर्मल लोगों के पास ना हो, या एक इंडिविजुअल के पास ना हो, दूसरे इंडिविजुअल के पास हो, तभी वो वेरिएशन जनरेट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये बॉक्स, समझ में आ रहा है, ये बॉक्स, इस बॉक्स से हमने एक नया रिप्रोड्यूस करके दूसरा बॉक्स बनाया। इसमें एक मैंने डॉट लगाई, यहां दिखाई दे रहा है, एक डॉट लगाई। क्योंकि यदि आप इन दोनों बॉक्स को मैं आपके सामने रखूं तो आप कहेंगे दोनों एक ही जैसे तो है, एक ही डॉट तो लगा है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब क्या होगा, अगली जनरेशन में इस बॉक्स ने एक और बॉक्स को रिप्रोड्यूस किया। ये डॉट पहले से था उसके पास, मैंने एक और डॉट बढ़ा दिया। अब जब आप इन दोनों को देखेंगे तो कहेंगे साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके पास एक डॉट था, दो डॉट हो गए, सब एक इक्वल है, एक ही जैसे तकरीबन। बट यही प्रोसेस आप चलने दीजिए, ये पहला जनरेशन हुआ, ये दूसरा जनरेशन हुआ, तीसरा जनरेशन हुआ, जाने दीजिए 50 जनरेशन के बाद 50वां जो बच्चा होगा या जो जनरेशन आएगी उसमें कितने डॉट होंगे, एम आई राइट। और जो इसका 51वां बच्चा होगा
या 11वीं जनरेशन होगी, उसमें क्या होगा, इससे एक ज्यादा। एम आई राइट? अब आप जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको कोई सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी नहीं दिखाई देगी। यानी आप अपने आप को अपने पिता के साथ कंपेयर करते हैं तब आप बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन यदि यही व्यक्ति को इस व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाए, इस बॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए, तब आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एम आई राइट? सो वेरिएशन बहुत छोटे छोटे लेवल पे आता है, लेकिन जब कभी भी वेरिएशन धीरे धीरे अकुमुलेट होते होते इस लेवल पे पहुंच जाए कि इनिशियल ऑर्गेनिज्म और फाइनल ऑर्गेनिज्म के बीच में इतना डिफरेंस हो जाए कि वो सेक्सुअली सेपरेट हो जाए, सेक्सुअली सेपरेट होने का मतलब ये है कि ये और ये लोग आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे चेंज आते आते इतना चेंज आ गया कि अब ये 51 वाले के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और जैसे ही इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाएगी एक दूसरे के साथ, जिस भी स्टेज में जाके ये एक न्यू स्पीसीज हो जाएगी। आ रही मेरी बात सामने? कुछ ऐसा ही हुआ चिंपांजियों के साथ, ओरंगुटान के साथ, गोरिल्ला के साथ, उनमें भी थोड़े थोड़े चेंज आते गए। एक ऐसी कंडीशन आई कि उन्होंने अपने आप को सीधा खड़ा सीख लिया, वो चलना सीख गए, वो बोलना सीख गए, वो उनके अंगूठे जो है तो वो सीधे हो गए। और जब ऐसी कंडीशन आ गई तो ये यदि गोरिल्ला थे, ये यदि चिंपांजी थे, तो ये क्या हो गए, ह्यूमन हो गए। और आज की डेट में हमारा और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हम इनके साथ नहीं है। तो जब कभी भी चेंज होते होते, वेरिएशन होते होते इस स्टेज पे आप आ जाएं कि आप एक दूसरे से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना कर पाए, आप समझ जाइए कि वो क्या हो गया, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ये तो बेसिक था। अब हकीकत बात ये आई कि जब इस तरीके की चीजें हमने पढ़ी और देखी, न्यू वेराइटीज हमने डेवलप की, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, किस बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक, ये बहुत सारी चीजें हमको आज की डेट में पता है, लेकिन आज आप सोचिए, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, जब हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, 1850 के आसपास, 90 के आसपास, हम कैसे ये सब चीजें जानते थे? तो दरअसल तब कोई आइडिया नहीं था। ये चीजें सब बाद में आई है। ये कॉन्सेप्ट हम आज जो आपको डिपिक्ट कर रहे हैं, ये उन सब चीजों का कैलकुलेशन है एक तरीके का, जो हम आज देख चुके हैं। लेकिन यदि आज से 200 साल पहले यदि मैं ले जाऊं और मैं कहूं कि भाई साहब आप बताइए, तो तब आपको न्यूक्लियस, तब आप कहेंगे सर कि वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, तो मैं कहूंगा तब तक तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, तब तक तो क्रोमोसोम के बारे में हमें पता ही नहीं था। ऐसी कंडीशन में जब हमें इन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं था, कैसे ये पता लगाया जाए कि एक जनरेशन से कोई कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है? अभी तक मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई, ये आप मानकर चलिए कि आपको मैंने प्रीवियस नॉलेज जो दिया, वो आज की डेट में ऑलरेडी जो आपने नॉलेज गेन कर लिया, उसके हिसाब से मैंने बताया। बट हकीकत में यदि मैं आज से 150 साल या 200 साल पहले जाऊं, तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं आपको तो सेल के बारे में पता ही नहीं था। आप तो केवल इतना जानते थे कि एक पंडित जी का बच्चा पंडित जी होगा, एक बनिया का बच्चा बनिया होगा, एक ठाकुर का बच्चा ठाकुर होगा। लेकिन ये कैरेक्टर एक्चुअली में ट्रांसफर कैसे होता है, इसके बारे में हमको कोई आइडिया तब नहीं था। आ रही बात समझ? इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले यदि इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप जो किया, वो किया जॉर्ज मेंडल। और जिन्होंने एक साइंस की ब्रांच दी जिसका नाम था जेनेटिक्स। दरअसल हेरिडिटी एंड वेरिएशन हमको एक्चुअली में इसी जेनेटिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ये बड़ा बेसिक और प्रीवियस इंफॉर्मेशन है जो आपको अभी मिलने वाली है। बाद में हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जेनेटिक्स के बारे में खूब सारी चीजें पढ़ेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाएंगे। जॉर्ज मेंडल साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने
जेनेटिक्स के बारे में कहा, इनकी भी अपनी कहानी है, वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में कि आखिर एक ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर दूसरे में जाता कैसे है, कौन सी चीजें हैं जो जाती हैं और कैरेक्टर वहां बना देती हैं। जब हमको नॉलेज नहीं था, इनिशियली लेवल पे लोगों का कहना था कि एक मनुष्य के शरीर में जितने भी पार्ट हैं उन हर पार्ट से एक फैक्टर निकलता है और वो फैक्टर मिलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ये लोगों का कहना। मतलब हाथ, एक हाथ मेरे फादर, मेरा जो हाथ आया है, जैसे मेरे फादर रहे होंगे तो उनके दोनों हाथ से एक एक कैरेक्टर आए होंगे, दोनों पैरों से एक एक कैरेक्टर आए होंगे। ऐसी मेरी माँ के हाथ, दोनों हाथों से कैरेक्टर आए होंगे, दोनों पैरों से कैरेक्टर आए होंगे और वही कैरेक्टर आपस में मिलकर उन्होंने मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर बनाए। लेकिन क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि ऐसा कोई पेरेंट जिसका एक हाथ कट गया हो उसका बच्चा भी जो है तो बिना कटे हाथ वाला हो? ऐसा तो नहीं है। या किसी के फादर या किसी की मदर का एक आंख काम नहीं कर रही या वो दोनों आंख काम नहीं कर रहे तो उसके जितने बच्चे होंगे उन दोनों, उनकी किसी की आंख नहीं होगी? ऐसा नहीं होता। बाद में इसका काउंटर ऐसे ही किया गया कि यदि पेरेंट के पास वो ऑर्गन ही मौजूद नहीं है तो उसका फैक्टर बच्चे तक पहुंचेगा ही नहीं। तब बात समझ में आई कि कुछ और चीज है जो बच्चों में या चाइल्ड में कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात आती थी कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसे ये चीजें ट्रांसफर होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। इज इट क्लियर? पर जेनेटिक्स ये तो आज का शब्द है, शुरुआत किसने की, किसने बताया कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं? और इसका श्रेय जाता है किसको? जॉर्ज मेंडल साहब को। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ग्रेगोर जॉन मेंडल साहब 1822 से 1884 ये उनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन था, इतना ही टाइम वो रहे, सरवाइव किया उन्होंने। देखिए, मेंडल साहब एक्चुअली में एक बड़े साइंस और मैथ्स के इंटरेस्टेड पर्सन थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दी। वो अलग यूनिवर्सिटी में गए, वहां उन्होंने पढ़ाई की लेकिन वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाए और फाइनली उनको लौट कर आना पड़ा अपने मॉनेस्ट्री में। और वहां पर आके उन्होंने जब कहते हैं ना आप लोग जो चर्च में फादर होते हैं, उस तरीके से उन्होंने वो एक तरीके के प्रिस्ट हो गए, फादर बन गए। और इस दौरान जब वो फादर थे किसी चर्च में, तो वहां उन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने पी उगाया, चूंकि टेक्निकली वो एक साइंस और मैथ के स्टूडेंट बनना चाहते थे लेकिन चूंकि नहीं बन पाए थे और अब वो एक चर्च में फादर की भूमिका निभा रहे थे, तो अपना बाकी काम खत्म करने के बाद उनके पास खाली समय खूब सारा रहता था। चूंकि उन्होंने अपने ही चर्च के सामने का जो गार्डन था उसमें उन्होंने पी प्लांट उगा रखा हुआ था, तो वो सुबह शाम उसमें टहलते थे, घूमते थे और देखते थे कि क्या कैसा है। और ये देखते देखते उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी और उसी ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी। उन्होंने पी प्लांट पे ही कुछ ऑब्जर्वेशन किए और अपनी कुछ थ्योरी दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो वो बात कह रहे थे वो कोई मानने को तैयार नहीं था। उसके पीछे कारण ये था कि आपने देखा होगा कि हमने जो डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात किया वो 1850 के आसपास, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1900 के आसपास। तो इस दौरान हमको सेल, क्रोमोसोम और उनके बारे में पता चला। उससे पहले क्योंकि 1882 से 1884 के आसपास उनकी डेथ हो गई और इनका जो काम था, इन्होंने जो भी काम किया वो 1850 के 1848 और 1858 के आसपास पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि पी प्लांट में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं पी प्लांट, मींस पी प्लांट के फ्लावर को, उसकी हाइट को, सीड को, चाहे उसका शेप हो या कलर हो, ये बात उन्होंने कही। और भी कुछ चीजें उन्होंने देखे। तो टोटल उन्होंने कहा कि पी प्लांट में कुछ ऐसा फैक्टर है जो एक पी प्लांट से दूसरे पी प्लांट में ट्रांसफर होता है और वो फैक्टर, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं पी प्लांट को डिसाइड करता है कि वो पी प्लांट कैसा हो। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो फैक्टर है ये पी प्लांट में 7 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये उन्होंने, क्योंकि उस समय तक ना तो क्रोमोसोम के बारे में पता था, ना तो न्यूक्लियस के बारे में पता था, क्योंकि हमको माइक्रोस्कोप ही मिला 1900 के आसपास। तो जब हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, तो जो भी इन्होंने काम किया था, एक्चुअली मैं बताऊंगा इनका काम क्या क्या है, पर इन्होंने जितना भी काम किया था वो किसी ने नहीं माना, किसी ने इनकी बात सुनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो तीन चीज कर रहे थे। एक तो ये वो बात कह रहे थे जो किसी ने देखी नहीं। ये कह रहे थे कि पी प्लांट में कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो पी प्लांट के पेरेंट से उनके प्रोजिनी में ट्रांसफर होते हैं, और जिससे ये डिसाइड होता है कि पी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, डॉर्फ होगा, लाइक दिस। तो एक तो ये कारण था। दूसरा, कोई ये खुद भी चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे कि वो कौन से कैरेक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसफर होते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन का यूज किया। ये यूज किया था, और उस जमाने में कोई भी साइंस वाला ये मानने को तैयार नहीं था कि साइंस के कॉन्सेप्ट मैथ्स के थ्रू एक्सप्लेन किए जाएं। आज की डेट में तो आर्ट को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है अलग अलग फील्ड में, चाहे आप सब्जेक्टिव में देख लीजिए, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। तो उस समय मैथमेटिक्स का यूज करना, उन चीजों के बारे में बोलना जो तब तक पता ही नहीं थी लोगों को, और चूंकि आइडिया नहीं था, इसलिए मेंडल साहब का जितना भी काम था उसको किसी ने कोई तजव्वुद नहीं दी। अब आप कहेंगे साहब जब किसी ने कोई तजव्वुद नहीं दी तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? वो पढ़ इसलिए रहे हैं कि 1902 और 3 के आसपास 3 साइंटिस्ट आए। तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, केवल मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। ह्यूगो डिब्रीज, ट्रेसमार्क और कोरेंस, ये 3 साइंटिस्ट आए। जब हमको न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, क्रोमोसोम्स के बारे में पता चल गया, तब उन्होंने वही बातें कही जो मेंडल साहब ने कही थी। क्या कही थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वही बातें कही जो मेंडल साहब ने कही थी, और जब लोगों को लगा अरे ये बात तो आज से 50 साल पहले मेंडल साहब पहले कह गए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, तो यही बात यही तीनों साइंटिस्ट जब ने कही, और उन्होंने बताया कि चूंकि क्रोमोसोम ऐसा होता है, न्यूक्लियस ऐसा होता है, इस तरीके से ट्रांसफर होगा, तब कहीं जाकर उनकी डेथ के बाद, क्योंकि 1884 में उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ के बाद 1900 में जब ये 3 साइंटिस्ट ने कुछ वैसी ही थ्योरी बाद में दी, तब कहीं जाकर मेंडल साहब को वो अपना हक मिला, और मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। याद रखिएगा, ये ओहदा उनको उनके जीते जी नहीं मिला था, उनकी डेथ के बाद मिला। आ रही बात? तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, और वो जो 3 साइंटिस्ट थे उनको रीडिस्कवर ऑफ मेंडेलियन लॉ के नाम से कहा गया कि आपने रीडिस्कवर किया है मेंडेलियन लॉ को, आपने जेनेटिक्स बताई नहीं है। फादर की कैटेगरी है, जेनेटिक्स को बताने वाले यदि थे तो वो कौन थे? मेंडल साहब। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि मेंडल साहब उसको एक्सप्लेन कैसे किया और उसको समझाने की कोशिश कैसे की। ये 3-4 चीजें जो देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि और क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके की प्रोसेस चलती है। इज इट क्लियर? मेंडल साहब जब पी प्लांट का ऑब्जर्वेशन करने जाते थे, या यूं कहिए कि वो अपने खेत में या गार्डन में जाते थे और देखते थे, तो उन्होंने कौन कौन से वो कैरेक्टर जो उनको अचंभित करते थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पौधा बड़ा है, एक पौधा छोटा है। जब हमने एक ही तरीके की सीड पूरे फील्ड में सो किए तो हमको एक ही तरीके के पौधे मिलने चाहिए, लेकिन एक कोई बड़ा मिलता था, कोई छोटा मिलता था, किसी का फ्लावर अलग। तो उन्होंने कुल मिलाकर 7 कैरेक्टर को जो है तो ऑब्जर्व किया। वो कौन कौन से कैरेक्टर थे? पहला हाइट, और इन 7 कैरेक्टर्स के उन्होंने 2 अलग अलग ट्रेट्स बताए। जैसे हाइट का उन्होंने ट्रेट कहा कि उनको एक टॉल मिल रहा है या एक कैसा मिल रहा है? डॉग। इस तरीके से 2 ट्रेट बताए, हाइट के 2 ट्रेट, टॉल और डॉग। इसी तरीके से दूसरा कैरेक्टर था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया या उन्होंने देखा, वो था क्या? सीड शेप। सीड शेप में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सीड थे जो कैसे मिलते थे? राउंड, और कुछ मिलते थे कैसे? ब्रिंकल। ब्रिंकल का मतलब होता है कि जो पूरा गोल ना हो,
थोड़ा सा अंदर की तरफ, जिसमें ऐसा समझ लीजिए कि जिसके अंदर कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो वो पिचक सा गया है थोड़ा सा, तो उस तरीके को हम उसको कहते हैं क्या, ब्रिंकर। वो सीड शेप हो गया। तीसरा था उनका सीड का कलर। अब आप कहेंगे सीड कलर कैसे, तो सीड कलर की यदि मैं बात करूं तो यहां पर दो थे, येलो कलर के सीड मिल रहे हैं या ग्रीन कलर के सीड मिल रहे हैं, ये उनके सीड के कलर के ऊपर। इज इट क्लियर? देन पॉड शेप, और इसी तरीके से पांचवा था पॉड कलर। यदि मैं पॉड समझ रहे हैं, आप मटर फली देखे होंगे, मटर का दाना देखे होंगे इस तरीके का, इसमें अंदर मटर ऐसे लगी हुई होती है, तो ये मटर के दाने तो सीड हो गए, और जिस फली के अंदर ये मटर के दाने होते हैं उसी को हम कहते हैं पॉड। पॉड शेप की यदि मैं बात करूं तो फुल, आप ऐसा समझ जाइए कि अभी मटर फली का सीजन ही है, तो जो अच्छी फूली हुई मटर फली होती है उसको फुल कहेंगे, और जो थोड़ी सी पिचकी हुई हो, जिसमें दाने कम हो या उसमें डेवलपमेंट अच्छा ना हुआ हो, वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं। इसी तरीके से पॉट कलर की यदि मैं बात करूं तो पॉट कलर में एक था ग्रीन और एक था कैसा, येलो। इस तरीके का पॉट का कलर, तो ग्रीन और येलो। फिर फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर में वायलेट था, या दूसरा कौन सा कलर था, वायलेट के साथ कौन सा होता है, व्हाइट। इसी तरीके से सातवां और सबसे आखिरी था फ्लावर पोजीशन, एग्जिट और टर्न। तो ये मेंडल साहब के 7 कैरेक्टर थे, और उन सभी 7 कैरेक्टर के साथ अलग अलग क्या थे, या 14 क्या थे, ट्रेट थे। या तो हाइट में टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, सीड शेप में या तो राउंड होगा या तो व्रिंकल्ड होगा, सीड कलर में येलो होगा या तो ग्रीन होगा। आ रही बात? इस तरीके से उन्होंने, मेंडल साहब ने जब पी प्लांट को ऑब्जर्व किया अपने खेत में जाके, तो इस तरीके के 7 कैरेक्टर मिले। उन 7 कैरेक्टर के लिए क्या हुए, 14 ट्रेट उनको देखने को मिले, और इन्हीं को बेसिस मानकर उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, इन्हीं के ऊपर काम किया कि आखिर कैसे हो रहा है, टॉल कैसे दिख रहा है, डॉर्फ कैसे दिख रहा है, इस तरीके की चीजें कैसे विजुलाइज हो रही है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट 7 कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट ऑब्जर्व बाय द मेंडल। कई बार पूछा जाता है कि सीड कलर के कौन कौन से 2 ट्रेट थे, तो सीड कलर का क्या है, येलो एंड ग्रीन। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 और 2 मार्क में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से 7 कैरेक्टर थे, और उन 7 कैरेक्टर्स के कौन कौन से ट्रेट थे जिनके बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि इन 7 कैरेक्टर को लेकर मेंडल साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया, इनको कैसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।